हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी मैराथन क्लास चल रही है हमारी, जिसमें आज का हम देखने जा रहे हैं। आज इसका पार्ट 5 होने जा रहा है। हमने क्या है, ये झीलें पढ़ रहे थे, तो झीलों में हम डीडवाना से पहले ये जो थी बुज झील जैसलमेर की, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब उसके आगे से हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए, डीडवाना झील कहाँ पर है? नागौर में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो डीडवाना झील का जो नमक बनता है, यहाँ से जो नमक बनाया जाता है, क्या वो खाने योग्य है? नहीं। ठीक है, खाने योग्य नहीं है। तो खाने वाला नमक कौन सा होता है? खाने वाला नमक होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये खाने वाला नमक होता है सोडियम क्लोराइड। अब नहीं खाने वाला नमक होगा तो उसके नाम क्या होंगे? उसका नाम है सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फाइड। अगर इस तरीके के नाम आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपको इस चीज़ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा खाने वाला नमक है, कौन सा खाने वाला नमक नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है, मतलब इसका नमक खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक, डीडवाना झील में राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित है ना। सोडियम सल्फेट मतलब नमक बनाने का कारखाना। इस झील में कागज का निर्माण किया जाता है ना। ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। डीडवाना झील में राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क 1960 के 2 कारखाने स्थापित हैं। किसके? राजस्थान स्टेट्स। इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ पहले एक बार, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इसको पूरे को। ठीक है, ये मैंने क्लियर किया। अब यहाँ पे ये ध्यान रखें, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स 1960, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीडवाना झील नागौर में कौन नमक बनाने का कार्य करता है। तो कौन करता है? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क करता है, जिसमें सोडियम सल्फेट, ये अपन ने पहले देख लिया, और सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया जाता है। ये 2 नाम याद रखने हैं। और इसके अलावा आपको नाम ये याद रखना है, अगर खाने वाला पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। और अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। खाने वाला सोडा क्या होता है? NaCl होता है। आ जाइए यहाँ देखिए, यह निजी संस्था द्वारा सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। इन निजी संस्थाओं को क्या बोला जाता है? देवल। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए, इस झील में लवणीय पानी की क्यारी बनाकर, क्यारी है ना, तो यहाँ पर किस पद्धति से नमक बनाया जाता है? क्यारी पद्धति, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यारी बनाएंगे, जहाँ क्यारी बनाएंगे, जैसे ये दिख रही है आपको मैप के अंदर, ये क्या है, इन्होंने क्यारी बना दी है और उसके बाद पानी इकट्ठा कर लिया। अब पानी इकट्ठा करने के बाद क्या हुआ? ये पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ पर पानी इवेपोरेट होगा तो नीचे बचेगा नमक, जो नीचे बैठ जाएगा। उस नमक को ये धीरे धीरे क्या करेंगे, इसके ऊपर पानी डालते जाएंगे और इकट्ठा करते जाएंगे, जिससे क्या होगा, एक ये टॉम्ब सा बन जाएगा, है ना। मतलब एक पहाड़ सा बन जाएगा, छोटा सा पहाड़, किसका? नमक का पहाड़ बनता जाएगा, जिसे ब्राइन नमक के नाम से जाना जाता है। आ जाइए आगे देखते हैं, पचपदरा झील बाड़मेर। अब देखिए, पचपदरा झील बाड़मेर। ठीक है, इस झील का निर्माण आज से लगभग कितने 400 वर्ष पूर्व किसने किया था? पंचाभील नामक भील ने किया था। पंचाभील है ना, पंचाभील याद रखना। पंचा से पंचपदरा। ठीक है, देखो नाम कहाँ से निकल रहे हैं? नाम निकल रहे हैं कि जिसने उस चीज़ को डेवलप किया हो, उसी के नाम पे जनरली नाम रखे गए हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम में। अब देखिए, पंचपदरा झील का नमक, देख सकते हैं, पंचपदरा झील का नमक खाने की दृष्टि से कैसा है? उत्तम है। तो यहाँ पे कौन सा नमक मिलेगा? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड टाइप ऑफ सॉल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस झील के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड होता है। ये लो, आ गया नाम आपका। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहाँ का खाने का है, कहाँ का खाने का नहीं है। खाने का है तो उसमें कौन सा मिलेगा? सोडियम क्लोराइड मिलेगा कि सोडियम सल्फेट मिलेगा, है ना। तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा जहाँ पर, तो वो कैसा हो जाएगा? खाने का नमक हो जाएगा। और ये कहाँ मिलता है? पचपदरा झील बाड़मेर के अंदर। ठीक है, नागौर में जो मिल रहा है हमें, वो कैसी है? वो खाने का नहीं है। इस झील में खारवाल जाति के द्वारा, ये खारवाल जाति याद रखनी है। खारवाल जाति का संबंध कहाँ से है? पंचपदरा बाड़मेर से इसका संबंध है, नमक बनाने का कार्य करती है। द्वारा मोरली झाड़ी। ठीक है, ये कैसे नमक बना रहे हैं? मोरली झाड़ी पद्धति से नमक बनाते हैं। मोरली झाड़ी याद रखना है। क्यारी पद्धति से काम बन रहा है डीडवाना नागौर में, और मोरली झाड़ी से काम बन रहा है पचपदरा बाड़मेर में। नमक तैयार किया जाता है। पचपदरा में कुएं बनाकर नमक का उत्पादन किया जाता है। किस तरीके से?
कुएं बनाएंगे, मोरली झाड़ी या कुएं बनाकर नमक का प्रोडक्शन किया जाता है पचपदरा बाड़मेर में। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लूणकरणसर झील कहाँ पर? बीकानेर में। बीकानेर में देखो ये लूणकरणसर झील याद रखनी है, ठीक है। कोलायत झील, वो झील याद रखनी है। ये दो झीलें हैं जो आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है, लूणकरणसर और कोलायत। और कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलायत झील के किनारे पर लगता है। कौन सी जाति इसमें भाग नहीं लेती? चारण, ठीक है। चारण जाति कपिल मुनि के मेले में क्या नहीं करती? शिरकत नहीं करती है। अच्छा, इस झील का नमक भी खाने के योग्य नहीं है, ठीक है। खाने के योग्य क्या है? नहीं है, बीकानेर का, ठीक है। बीकानेर, नागौर, यहाँ का नमक खाने के योग्य नहीं है, तो ऐसे से याद रखें, ठीक है। ये उत्तरी भारत का एक प्रमुख खारी झील है। उत्तरी भारत की एक प्रमुख ऐसी है खारी झील है, पर इसका नमक खाने योग्य नहीं है, ठीक है। अब काबोद झील, काबोद झील कहाँ पर है? जैसलमेर में। काबोद झील का नमक आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक माना जाता है। तो आयोडीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल कहाँ पे मिलेगा? मतलब बेस्ट उत्पादन कहाँ से हो रहा है? काबोद झील जैसलमेर से मिल रहा है। आयोडीन पे क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना। देखो, आयोडीन अलग चीज़ है, सॉल्ट अलग चीज़ है। आयोडीन की मात्रा हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है? कि जिससे हमारी जो ग्रोथ होती है वो बैलेंस हो सके, ठीक। आ जाइए, बाप झील कहाँ पर है? जोधपुर में। बाप झील में राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया था। बाप, बाप है बाप, ठीक है, जोधपुर का बाप। ऐसे याद करें, कैसे भी याद करें मुझे नहीं पता, आपको याद करना है। देखो, नावा झील कहाँ पर है? नागौर। ना से नागा नावा, ना से नागौर, याद हो जाएगा, ठीक है। और देखो, बाप तो ऐसे याद कर लीजिए, जोधपुरी बाप, ठीक है। जोधपुर मतलब इसकी कोई ट्रिक बना लीजिए आप, है ना, वैसे याद रह जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। नावा झील में भारत सरकार का मॉडल सॉल्ट फार्म, आदर्श लवण उद्योग विकसित किया गया है ना। सॉल्ट फार्म कहाँ पे है? मतलब सॉल्ट फार्म है तो आदर्श ही होगा एक तरीके से। एक्चुअली क्या, एग्जाम्पल बेस्ड को ही आदर्श लिखते हैं, है ना। कि ये जैसे मान लो शुरुआत में बनाया है तो ये सभी के लिए आदर्श हो। अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो आदर्श हो जाएगा, और सक्सेसफुल नहीं होगा तो वो आदर्श नहीं रहेगा। जैसे आप खुद हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है, फिर आपकी जॉब लग जाएगी, तो वो आप फिर क्या होंगे? आदर्श बन जाएंगे। किन लोगों के लिए? जो आगे आके आपके परिवार में, अड़ोस पड़ोस में तैयारी करना चाहते हैं, वो आपसे आएंगे, सलाह लेंगे, तो आप उनके क्या होंगे? आदर्श हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। रेवासा झील सीकर, कर्नल जेम्स टोन ने अपनी पुस्तक में रेवासा झील सीकर का उल्लेख किया है। सांभर झील जयपुर, सांभर झील जयपुर। देखो, सांभर झील फुलेरा जंक्शन जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? फुलेरा जंक्शन जयपुर में स्थित है सांभर। अब इसका नमक कैसा होगा? इसका नमक तो सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका, है ना। ये झील अजमेर, नागौर, जयपुर 3 जिलों में फैली हुई है। कहाँ पर? अजमेर में, नागौर में और जयपुर में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। सांभर झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो हर तरीके से याद करना है, ठीक है। वेटलैंड कंजर्वेशन में सांभर झील का भी नाम आता है, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा कराया गया था। कौन से शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। शिलालेख ज़्यादा याद रखना है, वासुदेव चौहान तो आप कर ही आएंगे, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख कौन सा? मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको याद रहे। कई बार क्या होता है, अपन पढ़ लेते हैं पर भूल जाते हैं, और इस तरीके से लिख लिया जाता है तो वो एग्ज़ाम तक याद रहता है, ठीक है। शिलालेख, इसको खा बनाओ, शानिक खा, ठीक है। ये बिजोलिया शिलालेख, हाँ जी। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, कोई बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहे, बी जो या, ठीक है। बिजोलिया इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस, बिजोलिया इंस्क्रिप्शन से क्या मिले हैं हमें? ये साक्ष्य मिले हैं कि ये जो झील है इसका निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। देखो, सांबर के चौहानों की राजधानी तथा अकबर के विवाह स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये सांबर जिले से किसका संबंध है? एक तो सांबर के जो चौहान है उनकी ये राजधानी थी, ठीक है, और अकबर का विवाह हुआ था यहाँ पर। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। देखो, सांभर से ही, आसपास से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो आपको उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस झील में जल गिराने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ जिससे आपको ये, है ना। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, इस झील में जो जल गिराने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? पहली हो गई मेंथा, दूसरी हो गई रूपनगढ़,
तीसरी हो गई खारी, चौथी हो गई खंडेला। ठीक है, ये 4 नदियों के नाम आपको याद रखने हैं और इनको एक साथ लिख भी लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन बनेगा। मैंथा, दूसरी कौन सी हो गई? रूपनगढ़, तीसरी कौन सी हो गई? खारी, ठीक है, चौथी कौन सी हो गई? खंडेला। ये आपको याद रखना है, खंडेला, खंडेला, खारी, रूपनगढ़, मैंथा, ये 4 नदियां हैं जो अपना पानी कहाँ गिराती है? सांभर झील में, सांभर लेक। ठीक है, कहाँ पानी गिरा रही है? सांभर झील में, सांभर लेक में अपना पानी गिराती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, बच्चे अच्छे से याद रख लें। अब देखिए, सांभर झील एशिया का सबसे बड़ा क्या है? अंतःस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। अंतःस्थलीय क्यों है? क्योंकि जनरली क्या होता है, खारा पानी कहाँ मिलेगा? खारा पानी समुद्र किनारे मिलता है, परंतु ये अंत है, ज़मीन के अंदर है, बीचों बीच मिल रहा है। ठीक है, तो ये इससे भी क्या पता चलता है कि ये एक टैथीस सागर का क्या है? अवशेष है। केंद्र सरकार, यहाँ पे लिखा नहीं है पर बता रहा हूँ, सरकार के सहयोग से इस झील में हिंदुस्तान नमक कंपनी की स्थापना की गई। केंद्र सरकार से मिलकर किसकी? हिंदुस्तान नमक कंपनी। अब ये कैसे याद रखेंगे? हिंदुस्तान, राजस्थान नहीं है, हिंदुस्तान है ना, देश के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर यहाँ पे एक नमक कंपनी स्थापित करी गई सांभर झील के अंदर, हिंदुस्तान। ठीक है, देश के नाम पर। सांभर झील बहुत बड़ी झील है और इसमें देश के नाम पर एक कंपनी खोली गई है, हिंदुस्तान। ऐसे याद करोगे, याद रह जाएगा। हिंदुस्तान नमक कंपनी के सहयोग से सांभर सोल्ट योजना 1964 चलाई जा रही है। अब देखिए, सांभर झील में 2 प्रकार की विधियों से नमक तैयार किया जाता है। पहला हो गई रेस्ता विधि, वायु के प्रवाह से तैयार किया गया नमक, और दूसरी हो गई क्यारी विधि। क्यारी विधि आपने पीछे देखा ही था कि क्यारी बना देते हैं और पानी के जल को इकट्ठा कर लिया जाता है। पानी का जल क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है और पीछे नमक रह जाता है। तो ये कौन सी हुई? क्यारी विधि हो गई। देखो, इस झील में जल को इस विधि में क्या होता है? छोटी छोटी क्यारी में छोड़ दिया जाता है, बाद में नमक तैयार किया जाता है। सांभर झील में जल के खारेपन, जो जल में खारा पानी मिलता है, खारा है ना, उसकी मात्रा को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक तो स्वेड्रा क्रूटी और सल्वेडोरा स्पीसीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये किसकी हैं? प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं। आप यहाँ पे ये अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, आ जाइए आगे। अब देखिए, राजस्थान में अन्य खारी झीलें कौन कौन सी हैं? राजस्थान की अन्य खारी झीलें, पहली हो गई जैसलमेर की पोखरण, दूसरी फलोदी, तीसरी डेगाना, कुचामन झील, कोछड़ झील, कुचामन का है नागौर में, और कोछोर झील कहाँ पर है? सीकर की हो गई। पीथमपुरी झील कहाँ पर हो गई? सीकर की। ये दोनों झीलें सीकर की हैं। और चूरू की ताल छापर झील, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रहेंगे। अब देखिए, राजस्थान में फॉरेस्ट, वन संपदा देखते हैं, वन इतिहास, वनों के प्रकार, प्रशासनिक वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें देखते हैं। आ जाइए, वन इतिहास देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब आई थी? 1894 में आई थी। ठीक है, अब स्वतंत्रता के बाद प्रथम वन नीति कब आई? 1952 में लागू की गई। इसमें 1952 की वन नीति में संशोधन करके 1988 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी। तो आपको देखो, इतिहास वैसे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम कब आई थी? 1894 में, मतलब अंग्रेजी शासन था, है ना। ब्रिटिशर्स का क्या था? शासन था, इंग्लिश शासन था। फिर स्वतंत्रता के बाद पहली कब आएगी? 1952 में आएगी। ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब देखो, जो वनों के अकॉर्डिंग है ना, वन कितना होना चाहिए? हमारे जो जो लैंड है, मान लीजिए हमारी ज़मीन है 100%, तो इस पर करीब करीब 33% वन तो होना ही चाहिए। 33% भूभाग पे क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई 19 कब? 88 में, और उसके अनुसार 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। कितना प्रतिशत? 33%। ये आपको अच्छे से याद रखना है। 1952 में तो पहली प्रथम वन नीति आई थी और बाद में उसको संशोधन किया गया था। उसमें संशोधन क्या जोड़ा गया था? 1988 में। कौन सी ईयर में? 1988 में ये संशोधन जोड़ा गया था कि जो हमारे वन होते हैं, वो जो हमारे पास टोटल लैंड है, लैंड का 33% क्या होना चाहिए? भूभाग वन से घिरा हुआ होना चाहिए। फिर अब ये देखिए कि राजस्थान में वन नीति की देखते हैं। अब राजस्थान का देखो, 1910 में जोधपुर रियासत के द्वारा, 1910 की बात कर रहे हैं, मतलब आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासन चल रहा था, द्वारा वनों के संरक्षण संबंध कानून बनाए गए थे। सबसे पहले किसने बनाया था? जोधपुर रियासत ने बनाया था राजस्थान में। ठीक है, फिर राजस्थान सरकार द्वारा 1953 में वन अधिनियम को लागू किया गया। कब लागू किया गया था? राजस्थान सरकार द्वारा वन अधिनियम 1953। 1952 में इंडिया में आता है, 1952 इंडिया में, और उसके बाद में वन अधिनियम कब आया? 1953 आया राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखते हैं ईयर। 1953 में जब अधिनियम वन अधिनियम को लागू किया गया, तो उस समय राज्य के कुल कितना? 13% भूभाग पर वन था। तो कितना? 1953 में हम कितना कवर कर रहे थे? सिर्फ 13%। 3 3 ऐसे याद रख लीजिए, 13% हमारे पास क्या था? वन था।
मैं यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए 1953 है ना, 1953 में हमारे पास कितना प्रतिशत वन था, सिर्फ 13% वन था, ये याद रखना है आपको, ठीक। अब राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य की पहली वन नीति कब लाई, 2010 में लागू की गई राज्य की, ठीक है। वन अधिनियम तो हम ले आए थे 1953 में, पर राज्य की पहली वन नीति 2010 में लागू की गई है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए स्टूडेंट, राज्य में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन मिलते हैं। कौन कौन से वन मिलते हैं, पहला उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, दूसरा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये कटीले वन हो गए, और उपोष्ण पर्वतीय वन मिलते हैं राजस्थान में, ठीक है। तो अब इनका नाम कैसे, जैसे उष्ण कटिबंधीय, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो कटीले को क्या बोलेंगे, थॉर्न, ठीक है, थॉर्न, और वन को फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया इंग्लिश में, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन का ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब ये ट्रॉपिकल नाम कैसे पड़ा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, हमने ये अर्थ को इस तरीके से 0 डिग्री से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब नॉर्दर्न साइड में 23.5 डिग्री तक क्या होता है, सन मूव करके जाता है। तो हमने यहाँ तक बोला कि 23.5 डिग्री तक, इसका नाम दे दिया हमने फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लिख देता नाम, ठीक है। और नीचे जब नीचे की तरफ मूव करता है तो यहीं तक, इस लोकेशन तक ही सन मूव करके आएगा। जैसे मान लीजिए सन अभी 0 डिग्री पर है, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए ऊपर की तरफ मूव करेगा तो 21 जून को, ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि सन इस जगह पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है उस समय। फिर यहाँ से वापस से रिवर्सल मूव करके यहाँ आ जाता है, और यहाँ कौन सी तारीख होती है, 22 दिसंबर, है ना, 22 दिसंबर तक यहाँ पर आ जाएगा। कौन सी जगह पर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक सन मूव करके आता है, फिर यहाँ से वापस घूम जाएगा और फिर वापस यहाँ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सन मूव करता रहता है। तो इन लैटिट्यूड्स के बीच में अगर सन मूव कर रहा है तो हमने इसका नाम दे दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मूव कर रहा है। तो ये कितना डिग्री है, 23.5 डिग्री तक ऊपर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में सन मूव करता है। इसी के बेसिस पे हमने इसका नाम दिया कि 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लेके 23.5 सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये इन दोनों के बीच में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हम क्या बोलेंगे इसको, ट्रॉपिक, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा मैं एक बार क्लियर करता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा समझाया जा सके। ये मैंने हटा, अब देखिए दूसरा क्या है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इनको क्या बोला जाएगा, ड्राई, ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। वन का फॉरेस्ट हो गया, शुष्क पतझड़ का क्या हो गया, ड्राई डेसिडियस, और उष्ण कटिबंधीय का क्या हो गया, ट्रॉपिकल। तो हम पूरा नाम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं सेकंड, ठीक है। तीसरे कौन से हो गए, उपोष्ण पर्वतीय वन। उपोष्ण कौन सा होता है, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपका काम होगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके के वन हमें मिलते हैं। पहले कौन से को, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, दूसरे कौन से को, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। पतझड़ कैसे है, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं वन, है ना, तो इन्हें ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट बोला गया है, ठीक है। फिर तीसरे कौन से को, उपोष्ण पर्वतीय वन, जो सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट हो गए। आ जाइए इनके बारे में अब आगे पढ़ते हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, थोड़ा सा पेन मोटा कर देता हूँ, एक सेकेंड, पेन की साइज़ थोड़ी मोटी कर देते हैं। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, इस प्रकार के वन पश्चिमी मरुस्थल, वेस्टर्न ड्राई डेजर्टिक पार्ट में मिलते हैं, शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। कौन से, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, मतलब ट्रॉपिकल, बताइए क्या बोलेंगे कटीले को, थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। जब तक आपको नाम पता नहीं होंगे, अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तब तक पता नहीं चलेगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में पेड़ बहुत छोटे आकार के होते हैं, वे छोटी झाड़ियों की अधिकता होती है। इन वनों में खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, थोर आदि वृक्ष की झाड़ियाँ उगते हैं। इन पेड़ों व झाड़ियों की जड़ें लंबी होती है तथा पत्तियाँ कटीली होती हैं। फोक
आकड़ा, केर, लाना, अरना, झड़बेर इस क्षेत्र की प्रमुख झाड़ियाँ हैं। ये झाड़ियों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। थोड़े थोड़े एक दो बार याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। वनों के भी नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, थूर, है ना, आदि इस तरीके के वृक्ष हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे किस तरीके की हमें प्रमुख झाड़ियाँ मिलती हैं, जैसे फोग हो गई, आकड़ा हो गया। आकड़े का पेड़ देखा है आपने किसी ने? आकड़े का पेड़ यहाँ पर है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? ये तो थॉर्नी फॉरेस्ट है, ठीक है। थॉर्न मतलब यानी कैक्टस टाइप के हैं। लाना, अरना, जड़बोर आदि, है ना। यहाँ कई प्रकार की घास भी पाई जाती है, जिनमें सेवण व धामण घास, ठीक है। सेवण एंड धामण घास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए कौन सी जलपट्टी मिलती थी, अपन ने पढ़ा था, याद करो कौन सी है? नीचे जैसलमेर में कौन सी? एक लाठी सीरीज जलपट्टी मिलती है, लाठी बोला जाता है उसको, ठीक है, जो इन सेवण घास के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आज ये धामण घास, ठीक है। धामण घास दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी होती है ना, दूध देने वाले पशुओं के लिए कौन सी? धामण घास। जबकि सेवण घास सभी पशुओं के लिए पौष्टिक होती है। ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। ये राजस्थान का मैप हो गया, ये जैसलमेर हो गया, यहाँ लाठी सीरीज हो गई, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, बांस के वन। देखो राजस्थान में बांस के वन भी बहुत मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां, कोटा, सिरोही जिलों में इन वनों का विस्तार है। तो हमें क्या है? बांस के वन भी पता होना चाहिए। बांस के वन से रिलेटेड एक फैक्ट भी है कि 2017 से पहले तो क्या था, ये ट्री की डेफिनेशन में आते थे, मतलब पेड़, क्योंकि जंगलों में क्या है, पेड़ों पे पूर्णतः पाबंदी रहती है पेड़ कटाई की। और है ना, अगर आप पेड़ काटते हैं तो आपको कानूनन रूप से कोई पनिशमेंट भी मिल सकता था। परंतु 2017 से क्या कर दिया गया, ये जो ट्री की डेफिनेशन, पेड़ की डेफिनेशन से बांसों को बिल्कुल अलग कर दिया गया। क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे, जो सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं, ट्राइबल्स होती हैं, ट्राइबल कम्युनिटी, वो बांस का बहुत ही याद में इस्तेमाल करती हैं घरेलू उपकरण बनाने में, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाने में, जैसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसकी, है ना। तो इसीलिए क्या है, उन जो मार्जिनल लोग मतलब निर्वाहन कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा कमाकर कुछ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो भी इस बांस का इस्तेमाल करके अपने जीवन में दो पैसे कमा सकें। इसीलिए इसको ट्री की डेफिनेशन से हटा दिया कि जंगलों में इसका इस्तेमाल किया जा सके प्रोडक्टिव यूज़ के लिए। अब देखिए बांसवाड़ा का कहाँ कहाँ मिलेगा राजस्थान में? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां, कोटा, सिरोही जिलों में इसका विस्तार सर्वाधिक मिलता है। मतलब वही साउथ ईस्टर्न रीजन, साउथ एंड साउथ ईस्टर्न रीजन। बांसवाड़ा का नाम बांस के वृक्षों की अधिकता के कारण पड़ा, ठीक है। बांसवाड़ा, मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी चीज़ का कोई नाम पड़ता है तो उसके पीछे या फिर कोई ना कोई कारण होता है। अब देखिए बांसवाड़ा में क्या होगा, बांस सर्वाधिक मिलते हैं। आपने कभी सोचा था इस बारे में कि यहाँ पे बांस सर्वाधिक मिलते हैं, इसीलिए बांस के मिलने के कारण बांसवाड़ा जिले का नाम बांसवाड़ा पड़ा, है ना। बांस के अलावा यहाँ पे धाकड़ा, सागवान, धोकड़ा आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो धोकड़ा के वन, राज्य में रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर, कहाँ पर? रेगिस्तान, जो हमारा जैसलमेर वाला रीजन है, उसको छोड़कर सभी क्षेत्रों में इसके अनुकूल वृक्ष मिल जाएंगे। धोकड़ा के वन, धोकड़ा देखो ये देख सकते हैं पहाड़ों में, है ना। ये वन 240 से 760 मीटर की ऊंचाई के मध्य अधिक मिलते हैं। इनका विस्तार कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों में अधिक देखने को मिलता है। वही साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ द राजस्थान, यहाँ ज़्यादा मिलेगा। धोकड़ा के अलावा इन वनों में अरुंज, खेर, खीरनी, सालर, गोंदल, है ना, वृक्ष भी पाए जाते हैं। धोक की लकड़ी मजबूत होती है, इसीलिए इसे जलाकर कोयला बनाया जा सकता है। तो कोयले में कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा? धोकड़ा की लकड़ी को, ना कि टीक की और इन लकड़ियों को नहीं करा जाएगा, धोकड़ा की लकड़ी को करा जाता है ना। प्लास के वन, अब देखिए प्लास, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है ना। ये वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहाँ धरातल कठोर व पथरीला है, ठीक है। पलास के वन कहाँ मिलेंगे? जहाँ धरातल कैसा होगा? पथरीला, कठोर होगा। पहाड़ियों के मध्य जल, पठारी, धरातल, वहाँ ये बहुतायत में पाए जाते हैं। ऐसे मैदानी क्षेत्र जो कंकरीले हैं, कंकड़ पत्थर जहाँ मिलेंगे, वहाँ हमें क्या मिलेंगे? पलास के वन देखने को मिलेंगे। इसी तरीके स्टेटमेंट में पूछा गया था, तो आपको ये याद पता होना चाहिए, ठीक है। जहाँ मिट्टी अपेक्षाकृत कम है वहाँ भी ये वन मिलते हैं। ये अब देखो जहाँ पत्थर होगा तो वहाँ मिट्टी वैसे ही कम होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, वैसे ही आप सोच के करेंगे तो वैसे भी आ जाएगा, पर एक बार पढ़ना तो जरूरी होता है ना, इसलिए पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये वन मुख्यतः कहाँ मिलेंगे? अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ में फैले हैं। आ जाइए खेर के वन। खेर के वन भी देख लेते हैं। इन वनों का फैलाव दक्षिण पठारी साउदर्न प्लेट्यू भाग में है, यथा झालावाड़, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर जिले में, मतलब ये वाली बेल्ट, ठीक है। बबूल के वन एक्रेशिया फॉरेस्ट भी कहा जाता है इनको इंग्लिश में। ये वन
गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जालोर, अलवर, भरतपुर आदि जिलों में मिलते हैं। मतलब अगर हम राजस्थान का मैप बनाए मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से राजस्थान का मैप बनाया अपन ने, थोड़ा इस तरीके से, थोड़ा जल्दी बनाता हूँ इसलिए थोड़ा ऐसा बनता है। तो ये वाला जो बेल्ट है ऊपर वाला, इस बेल्ट में हमें कौन सा मिलेगा, बबूल ज़्यादा मिलेगा सर्वाधिक, ठीक है। गंगानगर, बीकानेर हो गया, नागौर, अलवर, जालोर, यहाँ पे थोड़े जालोर में भी मिल जाएंगे, और अलवर भरतपुरी वाला, हाँ ठीक है। जिन क्षेत्रों में धरातल में नमी कम है वहाँ इसके वृक्षों की मात्रा कम है, तो इसको क्या चाहिए, नमी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, मिश्रित पर्णपाती वन। देखिए मिश्रित पर्णपाती वन का मतलब क्या है, मिश्रित मतलब मिक्स्ड, ठीक है। यहाँ पे पेड़ कैसे मिलेंगे, मिक्स्ड मिलेंगे, एक वैरायटी के नहीं मिलेंगे। पर्णपाती का क्या होता है, डेसिडुओस, ठीक है। ये क्या होंगे, अपने पत्ते झड़ा देते हैं। जब भी सीज़न आता है, ऑटम सीज़न में क्या होते हैं, इनके पत्ते झड़ जाते हैं। ये वन राज्य के दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, 12 जिले। मतलब सदर्न रीजन जो है, जैसे आप ये बनाएंगे, ये नॉर्थ बनाया, ये साउथ बनाया, ये ईस्ट बनाया और ये वेस्ट बनाया, तो ये वाला जो रीजन है, तो यहाँ पर क्या होता है, सब सर्वाधिक मात्रा में मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और ये अपने क्या है, पत्ते झड़ा देते हैं, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं, जैसे आंवला का होगा, शीशम, सालर, तेंदू, अमलतास, रोहन, करंज, गूलर, जामुन, अर्जुन आदि के पेड़ मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए उपोष्ण पर्वतीय वन। उपोष्ण कौन सा होता है, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। सब ट्रॉपिकल कितना रीजन, 30 डिग्री से लेकर कितना 45 डिग्री के मध्य मिलेगा हमें ये वाला रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन। इस प्रकार के वन जब आप नदर्न हेमिस्फीयर में ले लीजिए चाहे सदर्न हेमिस्फीयर में ले लीजिए, 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में हमें देखने को मिलता है। वही ग्लोब बनाएंगे, ये सेंटर से काटेंगे तो 0 डिग्री आएगा, ये ऊपर जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा 23.5 डिग्री। इससे ऊपर मतलब 30 डिग्री से लेके यहाँ 45 डिग्री तक हमें क्या मिलेगा, ये सब ट्रॉपिकल रीजन मिलता है। और 45 डिग्री के बाद हमें क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा टेम्परेट रीजन, ठीक है। आ जाइए, सदाबहार वनस्पति होती है, ये वनों का सघनता अधिक है अतः साल भर हरियाली बनी रहती है। इन वनों में आम, बांस, नीम, सागवान आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्र के आधे प्रतिशत से भी कम भाग पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, उपोष्ण सब ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि राजस्थान क्या है, थोड़ा पार्ट ट्रॉपिकल में है, थोड़ा पार्ट मैक्सिमम पार्ट कहाँ पर है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है हम राजस्थान में, है ना। पर हमारा क्या है, ट्रॉपिकल ज़्यादा मिलता है, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। हो जाइए, अब देखिए स्टूडेंट, प्रशासनिक वर्गीकरण। देखिए प्रशासनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी इंग्लिश वाला टॉपिक भी है, और वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्गीकरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन बोला जाता है, CLASSIFICATION। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन किस चीज़ का देख रहे हैं, हम देख रहे हैं फॉरेस्ट का, ठीक है, जंगलों का देख रहे हैं। तो आ जाइए इसको देखते हैं आगे चल के। अब देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इससे पहले आपको देखो थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ये चीज़ें आपको समझा देते हैं। अब यहाँ देखिए, ये हैं आप, ठीक है, और ये है आपका भाई, छोटा भाई। अब ये आप हैं, ठीक है, तो आपका काम क्या है, आपका काम है कि आपने छोटे भाई को प्रोटेक्शन देना, ठीक है। सबसे बड़ा काम क्या है आपके जीवन में, कि अपने भाई को प्रोटेक्ट करें दुनियादारी से, सब चीज़ें से, ठीक। पहले नंबर पे आप क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे अपने भाई को। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, जैसे आपके पास में क्या है, आपके पास में है 7 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, 3 3 6 7। अब ये 7 चॉकलेट्स हैं, आपने क्या करा, एक अपने भाई को दे दी और एक खुद खा ली, आपके पास बची अब कितनी, 5 चॉकलेट्स। अब आपने इनका क्या करा है, रिजर्व करके रख लिया, ठीक है। ये रिजर्व क्यों करी है, क्योंकि बाद में मान लो इसको भूख लगेगी छोटे भाई को, तो आप उसमें से निकाल के दे देंगे, है ना। परंतु क्या हुआ, इस छोटे भाई का एक दोस्त और आ गया, ठीक है, आपके पास आ गया, तो आपने क्या करा, जो आपने रिजर्व रखी थी, ये अनक्लासिफाइड था, ये बंदा, इसका पता ही नहीं था कि ये भी आ सकता है, तो आपने जो 5 थी इसमें से एक चॉकलेट इसको भी दे दी। तो क्या होता है, प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा
फिर उसके बाद में रिजर्व और उसके बाद में अनक्लासिफाइड। इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन से हैं राजस्थान में? सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे अगर फॉरेस्ट को बांटा जाएगा तो सबसे ज़्यादा कौन से हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, जिनका प्रतिशत कितना है? 53.48% है राजस्थान में, ठीक है। फिर उसके बाद में आएंगे रिजर्व फॉरेस्ट। अपन ने देखा था ना, उसने रिजर्व करके रखी थी सेकंड नंबर पे, तो कितने? 38.02%, ठीक। आ जाइए। और तीसरे नंबर पे कौन से हैं? अनक्लासिफाइड। जो उसके भाई का दोस्त आ गया था अनक्लासिफाइड, उसको क्लासिफाइड किया गया नहीं था, अवर्गीकृत था, उसका कोई वर्गीकरण नहीं था कि वो भी आ जाएगा चॉकलेट खाने। तो इस तरीके फॉरेस्ट कितने हैं? 8.50%। तो थोड़ा सा स्टोरी के साथ में समझने की कोशिश करिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मन करता है फिर आपके लिए कुछ एनर्जेटिक अलग तरीके से किया जाए, ठीक है। आ जाइए। अब यहाँ देखिए, ये राजस्थान में कुल वनों का क्षेत्र कितना है? रिजर्व फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, 38.02% है परिस्थित है। ये वन सर्वाधिक उदयपुर, कहाँ पर? उदयपुर जिले में है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाए जाते हैं। ये राज्य सरकार का अधिकार होता है। इस पर किसका अधिकार होता है? रिजर्व फॉरेस्ट पर राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इन वनों की लकड़ी काटना, पशु चराना पूरी तरीके से क्या होता है? वर्जित होता है, प्रोहिबिटेड होता है ना। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान में अति महत्वपूर्ण है ना। क्लाइमेट रीजन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करते हैं। ये राज्य के कुल वन पे कितना है? 53.48% है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, है ना। हमारी जो लैंड है टोटल, उस पर कितना? 53.48% भाग पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। जितने भी फॉरेस्ट है उसका कितना भाग है? 53.48%। अब सर्वाधिक 12 जिले में, कहाँ पर हैं ये? 12 में। प्रोटेक्टेड सबसे ज़्यादा कहाँ है? 12 में। और रिजर्व कहाँ थे? उदयपुर में। प्रोटेक्टेड कहाँ है? 12। ये याद रखें, 12 जिले में है। इन वनों पर भी सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। लेकिन सरकार की आज्ञा के आधार पर सीमित क्षेत्र में लकड़ी काटने, पशु चराने का काम किया जाता है, ठीक है। तो सीमित क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? पशु चरा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, और ये चीज़ अलाउड होती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे, ठीक। आ जाइए। फिर देखिए अनक्लासिफाइड, अवर्गीकृत। ये वन राज्य के कुल कितने? 8.50% भूभाग पर स्थित होते हैं। सर्वाधिक कहाँ पर हैं? बीकानेर में। अनक्लासिफाइड कहाँ पर हैं? बीकानेर में। तो आपको कैसे याद रखना है? देखो ऐसे याद रख सकते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है सबसे ज़्यादा? उदयपुर में। ये बस आप लिख लीजिए, चार्ट बना लीजिए, आपको याद रहेगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ है सबसे ज़्यादा? 12, ठीक है। अनक्लासिफाइड कहाँ है? अनक्लासिफाइड कहाँ पर है? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एफ लिख लीजिए यहाँ पर। और ये कहाँ मिलेगा? बीकानेर में, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए। इनकी लोकेशन सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट हैं सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, कहाँ पर? 12 में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फिर दूसरे नंबर पर रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, तो रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उदयपुर में। अनक्लासिफाइड सबसे कम, मतलब इन तीनों में सबसे कम है, तो वो कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है। इन तीनों की लोकेशन अगर आपको याद रहेगी तो आपका एक नंबर पक्का, ठीक है। आ जाइए महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ओरन, ओरन किसे कहा जाता है? धार्मिक आस्था से जुड़ा वन क्षेत्रों क्या आ जाएगा? ओरन वन क्षेत्र। देखिए ये क्या होता है? रिलीजियस, ठीक है। जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स हैं उससे जुड़े हुए फॉरेस्ट होते हैं, तो इनको काटने पर क्या है? प्रतिबंध होता है। जहाँ वनों की कटाई धार्मिक आस्था के कारण नहीं की जाती, उन्हें क्या बोला जाता है? ओरन बोला जाता है। अब देखिए खस, खस क्या है? एक प्रकार की घास है। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? गर्मियों के मौसम में ठंडाई बनाने के इस्तेमाल में किया जाता है। देखा जाए, यहाँ पढ़िए इसके बारे में। ये एक विशेष प्रकार की सुगंधित घास है, ठीक है, खुशबूदार घास है, ग्रास, ठीक है, ग्रास है, जिसके बीजों का उपयोग शरबत, ठंडाई बनाने में किया जाता है। ये भरतपुर, सवाई माधोपुर में सर्वाधिक व टोंक में सर्वाधिक मिलती है। अब देखिए गोंद, बाड़मेर के चौहटन का प्रसिद्ध है। गोंद कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर। बाड़मेर में भी चौहटन का, अगर गोंद आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करना है? सीधे सीधे बाड़मेर चौहटन चिपका के आना है, ठीक है। राजस्थान से बाहर निर्यात भी होता है यहाँ से गोंद। फिर अरडू, सवाई माधोपुर, बारा, करौली, कोटा में सर्वाधिक पाया जाता है। अरडू, अरडू कहाँ मिलता है? सवाई माधोपुर, बारा, करौली, कोटा में सर्वाधिक मिलेगा। मतलब ये वाला बेल्ट राजस्थान का, ठीक है। ईस्ट यहाँ पर हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया। इस तरीके से ये वाला भी बेल्ट होगा ना राजस्थान का। ये एक मुलायम पेड़ होता है जिसका प्रयोग माचिस, कठपुतलियाँ, गणगौर
बनाने में किया जाता है। अब देखिए महुआ, अरोडू भी याद रखना है आपको और महुआ भी याद रखना है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, मतलब ये वाला रीजन, ठीक है। जैसे राजस्थान आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे थोड़ा, ठीक है। तो ये वाला रीजन हो जाएगा। में सर्वाधिक पाया जाता है। मैं थोड़ा राजस्थान का मैप भी बना देता हूँ आपके लिए। एक्चुअली क्या पता, तो देखो चीज़ें सारी ढंग से ही बताई जानी चाहिए, है ना। आ जाओ, ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला जो रीज़न है यहाँ पे मिलेगा महुआ, और ये वाला जो रीज़न है ऊपर वाला, इधर वाला, यहाँ मिलेगा अरोडू, ठीक है। यहाँ यह आदिवासियों का सबसे प्रिय पेड़ है। कौन सा? महुआ आदिवासियों का सबसे प्रिय पेड़ है। इससे क्या बनती है? शराब बनती है, इसीलिए प्रिय है। और क्यों प्रिय है? कोई भी चीज़ किसी भी इंसान को प्रिय कब होती है? जब उससे उसके रिलेट उससे उसको कोई मतलब होता है जनरली, ठीक है। अदरवाइज़ तो कौन किसी को मोहब्बत करता है? मान लीजिए जो रोड साइड भिखारी लेटे हुए हैं, ये भिखारी लेटा हुआ है, ठीक है। अब क्या कोई इससे प्यार कर रहा है क्या जो गाड़ियों से जा रहा है? ठीक है, नहीं कर रहा। अब एक मॉल है, मॉल में खड़ी है इधर ऊपर एक लड़की, ठीक है। उसने अपने जीवन में क्या किया है? डांस कर करके बहुत पॉपुलैरिटी पाई है, तो वो सबकी प्रिय है। यहाँ खड़े हैं सारे सारे, ठीक है। तो कौन सा प्रिय होता है बताओ? आप खुद सोचो, प्रिय कौन होता है? इससे कुछ ना कुछ कुछ मतलब है सभी लोगों का। गाना सुना सकती है, डांस दिखा रही है, कुछ ना कुछ कर रही है, परंतु ये भिखारी जो यहाँ लेटा हुआ है, इससे कोई प्यार कर रहा है क्या? है ना, नहीं कर रहा होगा। इससे सब कर रहे होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ढाक या प्लास वन, ठीक है। ये जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। ढाक या प्लास का वन, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्यतः क्या मिलेगा? राज संबंध में मिलेगा, राज संबंध, ठीक है। ढाक या प्लास, राज संबंध, ढाक या प्लास, राज संबंध। राज संबंध कैसा है? तिल की आकृति के समान है, राज संबंध का मैप है ना। तो यहाँ क्या मिल रहा है? ढाक या प्लास मिल रहा है। कुछ भी करके याद करिए। देखिए ब्यूटीपा, इसका जो साइंटिफिक नेम है उसे क्या बोलेंगे? ब्यूटीपा या फिर मोनोस्पर्मा। अब देखिए खेजड़ी, सामी, जोंटी, इसके आदि नाम है किसके? ये हमारे जो पेड़ मिलता है खेजड़ी का पेड़, ठीक है। राजस्थान का कल्पवृक्ष, इसे कल्पवृक्ष बोला जाता है। फल कौन सा लगता है? इसमें सांगरी का फल लगता है। पत्तियों को क्या बोला जाता है? इसकी पत्तियों को लूम बोला जाता है। नाम क्या है इसका? प्रोसेपिस सेनेरेरिया, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? देखो खेजड़ी के पेड़ पे लगते हैं पैसे, पी एस, कैसे भी बोल दीजिए, आपको कैसे भी याद रखना है। खेजड़ी के पेड़ पे क्या लगते हैं? पैसे, पी एस, प्रोसेपिस सेनेरेरिया। आपको पूरा नाम याद रखना है वैसे तो, परंतु आपको याद भी नहीं रहे तो इस ट्रिक से याद रख लीजिए। आपके अगर एग्जाम में आ गया इसका साइंटिफिक नेम, तो आपको ये बात याद रख लेनी है मेरी कि खेजड़ी के पेड़ पे क्या लगते हैं? पेसे, पी एस, ठीक है। कौन सी ईयर में? 1983 में इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट फॉरेस्ट, स्टेट वृक्ष मतलब प्लांट, ट्री, स्टेट ट्री, ठीक है। कौन सा है? खेजड़ी, शामी, जोंटी आदि नाम है इसके। चंदन वृक्ष हल्दी घाटी, खमनोर में मिलेगा या फिर देलवाड़ा, सिरोही में मिलेगा, ठीक है। हल्दी घाटी, खमनोर और देलवाड़ा, सिरोही में आपको क्या मिलेंगे? चंदन के वृक्ष मिलेंगे। चंदन वृक्ष का मिलता है इधर उदयपुर और सिरोही के रीजन में मिलता है। देखो वनों से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं, आ जाइए देखते हैं। वनों से संबंधित योजना है, पहली है वन मित्र योजना। कब शुरू हो गई थी? देखो राज्य सरकार ने इसकी आयु कितनी है? 20 से 25 वर्ष रखी है। वन मित्र योजना में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 वर्ष। इको टूरिज्म पॉलिसी लेकर आई राज्य सरकार कब? 2010 में। पारिस्थितिकी पर्यटन 4 फरवरी 2010 को लागू करी गई थी। 2010 राजस्थान को इको टूरिज्म विकास सोसाइटी घोषित किया गया। हरित राजस्थान 2009 में लेकर आई, पूरे राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए, ठीक है। फिर चौथा राजस्थान वन की जीव विविधता परियोजना 2003 में आई थी ये। देखो इसमें कौन सी याद रखनी है आपको? हरित राजस्थान याद रखना है। आप भले इको टूरिज्म पॉलिसी भी याद रख सकते हैं, 2010 की है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार योजना, इसमें क्या होता है? इसमें ये 1994 से स्टार्ट करी गई है। इसमें ग्राम पंचायत या पंचायत लेवल पर अगर कोई क्या करता है? वनों को प्रोटेक्ट करता है, जीवों को बचाता है, सुरक्षा देता है, वन्य जीवों की क्या करता है? देखभाल करता है। तो इसलिए क्या है, उनको उत्कृष्ट कार्य के लिए, उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको पुरस्कृत किया जाता है। इसमें अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार योजना के तहत कब से स्टार्ट करी गई है? 1994 से स्टार्ट करी गई है। इसमें देखिए ग्राम पंचायत या पंचायत लेवल पर तो 1 लाख रुपये पुरस्कार दिया जाता है। अगर किसी ने वन सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य किया है किसी व्यक्ति ने, तो उसे 50,000 रुपये। और वन सुरक्षा के साथ साथ उसमें अलग से वन्य जीवों में किसी व्यक्ति ने वन्य जीवों में कोई उत्कृष्ट कार्य किया तो भी उसे 50,000 रुपये दिए जाते हैं।
अब देखिए वन्य जीव संरक्षण, इसके लिए हम राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता उद्यान, जैव विविधता विरासत स्थल, आखेट निषेध क्षेत्र। तो ये क्या करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर से देखते हैं, है ना। ये क्या करेंगे अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। तब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जाते जाते आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। राजस्थान में ठीक है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कितने परसेंट है, ठीक है, कितने परसेंट है ये बताना है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का बताना है, राजस्थान में अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कितने प्रतिशत है। तो इस प्रश्न का आंसर आप जरूर दें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।